स्वागत है सभी अभ्यर्थियों का एक बार फिर से संभवी आईएएस एकेडमी में। मैं अंकित बिलथरे संभवी आईएएस परिवार की ओर से आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता हूं। साथियों, 3 नवंबर यानी कि आज के दिन से एक नई शुरुआत की जा रही है, जिसमें मध्य प्रदेश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और जो मध्य प्रदेश की थ्योरी है उसको यहाँ पर लाया जा रहा है मेरे द्वारा, जिसमें शुरुआत करने वाले हैं मध्य प्रदेश के भूगोल की। तो मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित जितने भी थ्योरी है और उसके बाद उससे संबंधित जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको यहाँ पर हम 30 से 35 मिनट में हल कराने की कोशिश करेंगे। तो आज से 3 नवंबर से यह जो बैच है हमारा, वह एमपी कांस्टेबल, एमपीएसआई, एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा में भी काम आएगा। साथ ही एमपी सेट और मध्य प्रदेश से संबंधित जितने भी एग्जाम हैं जहाँ पर मध्य प्रदेश विषय पूछा जाता है, तो वहाँ पर ये आपके बहुत काम आने वाला है। ये थ्योरी बहुत ही सारगर्भित तरीके से हम आपको प्रस्तुत करने वाले हैं। तो इन वीडियोस को जरूर आप देखें और कुछ अपने सुझाव भी दें ताकि इसको और ज़्यादा और इम्प्रूव किया जा सके। तो आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के भूगोल की। इनमें किन किन बिंदुओं को आपको पढ़ना है। तो इसमें जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो सिलेबस दिया गया है प्रारंभिक परीक्षा में और जो व्यापम में जितने भी टॉपिक आते हैं उन सभी को यहाँ पर जोड़कर देखने वाले हैं हम। जिसमें पहला टॉपिक है आपका मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, मध्य प्रदेश की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, मध्य प्रदेश का भूगर्भिक संरचना, मध्य प्रदेश में नदियाँ, अपवाह तंत्र, मध्य प्रदेश के बांध एवं परियोजनाएं, मध्य प्रदेश में जलप्रपात, मध्य प्रदेश की झीलें एवं तालाब, मध्य प्रदेश में मिट्टियाँ, मध्य प्रदेश में कृषि, फसल सिंचाई साधन, कृषि जलवायु क्षेत्र, मध्य प्रदेश में पशुधन, मध्य प्रदेश के वन संसाधन, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश की जलवायु और मध्य प्रदेश परिवहन, सड़क रेल और वायु, इससे संबंधित जितने भी टॉपिक हैं तो इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। ये जो सिलेबस दिया गया है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा और व्यापम द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनको यहाँ पर हमने डिकोड करने का प्रयास किया है कि किन किन चीज़ों को हमको देखना है। तो जैसे प्राकृतिक विभाजन में आप देखने वाले हैं, प्राकृतिक विभाजन है जो हमारा वो 3 भागों में बांट कर देखा जाता है। मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकल श्रेणी और पूर्वी पठार। तो मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत जितने भाग आते हैं जिसमें मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी, तो उनको यहाँ पर हम जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद है सतपुड़ा श्रेणी, जिसमें पश्चिमी सतपुड़ा, मध्य सतपुड़ा, पूर्वी सतपुड़ा। तो पश्चिमी सतपुड़ा के अंतर्गत आता है राजपीपला, मध्य सतपुड़ा के अंतर्गत आता है महादेव पर्वत और पूर्वी सतपुड़ा में आता है मैकल पर्वत। तो इनको यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। पूर्वी पठार के अंतर्गत आता है बघेलखंड का पठार, तो उसको जानेंगे। तो भौतिक विभाजन में आपको इतने बिंदुओं को देखना है यहाँ पर, ठीक है। भौतिक विभाजन में जो है आपको मुख्य रूप से 3 बिंदु देखना है और इनके जो सब पॉइंट रहेंगे उनको यहाँ पर हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसे इसमें आप जानेंगे, हमने बताया आपको मालवा का पठार, ठीक है। इसमें आप जानेंगे मालवा, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी, ठीक है। तो एक ही वीडियो में पूरा जितना भी भौतिक विभाजन है उसको हम आगे जानने का प्रयास करेंगे। और पूर्वी पठार के अंतर्गत इसी को या कहा जाता है बघेलखंड का पठार। तो बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार, इसको जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही आपको भौतिक विभाजन में कुछ और चीज़ें देखना है, जैसे जितने भी इनकी स्थिति का क्या है, अवस्थिति कहाँ, मतलब ये कहाँ पर लोकेटेड है, कौन कौन सी यहाँ से नदियाँ प्रवाहित होती हैं, हर क्षेत्र की प्रमुख चोटी कौन सी है, कौन सी वहाँ की मुख्य नदियाँ हैं और उन नदियों की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, वहाँ पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, वह उस क्षेत्र की होने वाली फसलें कौन कौन सी हैं। तो ये सब जो बिंदु हैं वो सब भौतिक विभाजन के अंतर्गत आएंगे। तो उसको हम जो हमारा अगला जो वीडियो होगा, जो परिचय के बाद होगा, मध्य प्रदेश के परिचय के बाद जो अगला वीडियो हमारा होने वाला है मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, तो उसमें जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट दिया गया था हमारा मध्य प्रदेश में पर्वत, तो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 2 पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, जैसा कि आपको ज्ञात होगा। तो मध्य प्रदेश का प्रमुख जो पर्वत हैं वो 2 पर्वत हैं, एक तो है विंध्याचल पर्वत और दूसरा है हमारा सतपुड़ा पर्वत। तो इनको जानने का प्रयास करेंगे, इनका विस्तार कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। इनमें किन किन बिंदुओं को आपको देखना है कि दोनों ही, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है,
विंध्याचल का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में विंध्याचल पर्वत का विस्तार पाया जाता है? साथ ही इनकी सीमाएं वगैरह, है ना, सीमाएं मतलब बाउंड्रीज वगैरह, है ना, कहाँ कहाँ पे हैं, तो उनको जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, साथ ही विंध्याचल की जो उप श्रेणियां हैं, विंध्याचल भी जो है 3 खंडों में बटा हुआ है। जो पश्चिमी भाग हमारा कहलाता है, ये विंध्यन के नाम से जाना जाता है। मध्य भाग को भांडेर के नाम से जानते हैं, और पूर्वी जो भाग है हमारा, वो कैमूर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो कैमूर है ये सतपुड़ा का पूर्वी भाग है, पता ही होगा आपको। ठीक है, जबलपुर, कटनी, सतना वाले क्षेत्र में फैला हुआ है कैमूर। बात करें भांडेर श्रेणी की, तो दतिया, ग्वालियर, टीकमगढ़, सागर, छतरपुर वाले क्षेत्र में जो फैला है ये है मध्य विंध्याचल। ठीक है, तो ये मध्य भाग है और ये है पश्चिमी भाग, है ना, पश्चिमी भाग। ठीक है, तो इसका विस्तार भी हम जानने का प्रयास करेंगे, और कोशिश की जाएगी कि एक ही वीडियो में 30 से 35 मिनट या 40 मिनट के वीडियो में एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करा दिया जाए, जिसमें उस टॉपिक की थ्योरी करा दी जाए, जितनी भी महत्वपूर्ण थ्योरी है, और जितने भी वहाँ पर तथ्य हैं वो भी बता दिए जाए, और साथ ही कुछ संभावित जो प्रश्न हैं, एक तो जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं PYQs, उनको बता दिया जाए, और साथ ही जिन प्रश्नों के आने की संभावना है तो उनको भी हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो विंध्याचल को देखना है हमको इस प्रकार से, और पर्वत को देखना है इन 3-4 बिंदुओं के आधार पर कि उनका विस्तार कहाँ कहाँ है। ठीक है, प्रमुख चोटी कौन सी है, साथ ही उनके उपभाग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखेंगे, और यदि इस पर्वत से कोई नदी वगैरह निकल रही है तो उसको भी जानने का प्रयास करेंगे, है ना। नदियाँ वगैरह अगर कोई सी नदियाँ निकल रही हैं तो उसको जानने का प्रयास करेंगे, या किसी नदी या किसी भूभाग के बीच में या जल विभाजक का कार्य करता है तो उसको भी जानेंगे, है ना। जल विभाजक तो नहीं है, किसी विभाजक। ठीक है, अगर ये पर्वत किसी भूभाग को 2 हिस्सों में बांट देता है, या उसके बीच में एक बाधा बन जाता है और दोनों तरफ जो है नदियाँ अलग अलग दिशाओं में बहने लगती हैं, तो उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इन पर्वतों का प्रकृति कैसी है ना, इनकी प्रकृति को भी जानने का प्रयास करेंगे। प्रकृति का मतलब है, क्या ये पर्वत वलित पर्वत है, क्या ये पर्वत अवशेषी पर्वत हैं, है ना, इस तरह के किस प्रकार के पर्वत हैं, क्या यह घाट घाट पर्वत हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट का जैसा नाम सुना होगा, या कगारी पर्वत हैं, उस तरह के पर्वत हैं, तो इनको जानने का प्रयास करेंगे, इनका नेचर कैसा है। ठीक है, साथ ही या तो ब्लॉक पर्वत हैं, उस तरह के नाम देखेंगे हम, और उससे संबंधित जो बातें होंगी उनको भी बताने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, दूसरा है, इसके बाद है सतपुड़ा पर्वत। तो सतपुड़ा में भी वही देखना है आपको, सबसे ऊंची चोटी, उसका विस्तार। ठीक है, जल विभाजक, वहां से प्रवाहित होने वाली नदियां, साथ ही उसकी उप श्रेणियां, है ना, या श्रृंखलाएं, श्रेणी जिसको हम कहें। ठीक है, श्रेणियां तो 3 श्रेणियों में बांट के देखा जाता है। जो पश्चिमी सतपुड़ा है उसको बोलते हैं राजपीपला, मध्य वाले को महादेव, और जो पूर्वी हिस्सा है वो कहलाता है मैकल। तो इतने बिंदुओं के आधार पर हमको मध्य प्रदेश के पर्वत देखना है, और इनसे संबंधित जो PYQs हैं उसको भी हम साथ में ही कर लेंगे, है ना। या तो जो पिछली जो प्लेलिस्ट डली हुई है हमारे चैनल पर, उसको जाके आप देख सकते हैं, या इसमें ही आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे वो बता दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे, देखते हैं मध्य प्रदेश के भूगोल में ही हमको पढ़ना है मध्य प्रदेश की भूगार्भिक संरचना। तो भूगार्भिक संरचना में आपको जो मुख्य रूप से पढ़ना है वो है चट्टानें। ठीक है, चट्टानें हमारे किस काम आएंगी, तो चट्टानें बताएंगी उस क्षेत्र में पाए जाने वाले खनिजों के बारे में, है ना। चट्टानें क्या बताएंगी, उस क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज के बारे में। चट्टानें बताएंगी कि चट्टानों के टूटने से किस प्रकार की मिट्टी बनेगी, मृदा बनेगी, तो मिट्टी को भी हम जानेंगे, और इन चट्टानों का निर्माण किस काल में हुआ है। ठीक है, ये भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो परीक्षा में जिन जिन बिंदुओं के आधार पर प्रश्न बनते हैं उन उन बिंदुओं को हम मुख्य रूप से समाहित करेंगे। ठीक है, चट्टानों का निर्माण का काल क्या है, ठीक है, उनके निर्माण का कोई ठीक है, इस तरह का कोई किसी प्रक्रिया का परिणाम तो नहीं है वो। ठीक है, प्रक्रिया या क्रिया का परिणाम तो नहीं है, जैसे ज्वालामुखी उद्भेदन के फलस्वरूप तो नहीं बन गई, है ना। नदियों के अवसाद के परिणाम स्वरूप तो नहीं बन गई, है ना। क्या वो परतदार चट्टानें हैं, क्या वो अवशेषी चट्टानें हैं, क्या उन चट्टानों का निर्माण जो है लावा के ठंडे होने से हो गया। ठीक है, किस प्रकार की चट्टानें, तो प्रकृति स्वरूप, ठीक है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही इन चट्टानों की प्रकृति, ठीक है, ये भी जानेंगे कि किस प्रकृति की चट्टानें हैं,
और किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, इन चट्टानों के टूटने से किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है, तो इसको भी जानेंगे। और जैसी मृदा होगी उसी आधार पर वहाँ पे क्या होंगी, फसलें वगैरह होंगी, है ना। जैसे कपास जो है काली मिट्टी के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। ठीक है, लाल पीली मिट्टी चावल वगैरह उपजाऊ है ना। मिश्रित मिट्टी में जो है मोटे अनाज होते हैं। तो उसी मृदा से हम जान लेंगे कि उस क्षेत्र में किस प्रकार की फसलें होंगी। ठीक है, ये जान लेंगे। साथ ही उन चट्टानों के टूटने से किस प्रकार के खनिजों का निर्माण, या जो चट्टानें हैं, चट्टान विशेष में एक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। जैसे पता होगा आपको, भारत की जो सबसे ज़्यादा समृद्ध चट्टानें हैं, तो वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, पता ही होगा। ठीक है, जो छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में और हमारे दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, जिसमें मैंगनीज है, तांबा है, बॉक्साइट है, जिंक है, लोहा, ठीक है, इस तरह की चीज़ें निकलती हैं। ठीक है, साथ ही जैसे कडप्पा क्रम की चट्टानें आपको पता होगा, है ना। तो कडप्पा क्रम की चट्टानों में जो है हीरा वगैरह पाया जाता है। ठीक है, तो ये पता होना, कुछ बेसिक बेसिक प्रश्न हैं तो यहीं से हो जाएंगे। जैसे गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब बिंदुओं को हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिर आगे दे दिया है मध्य प्रदेश में जो पाई जाने वाली चट्टानें हैं। ठीक है, कितने प्रकार की चट्टानें मिल रही, तो देखिए आप, 4 और 4 8 प्रकार की कुल मिला के चट्टानें मिल जा रही हैं मध्य प्रदेश में मोटे तौर पर। ठीक है, अब ये प्रकार आप ना भी याद रखो तो भी काम हो जाएगा, चल जाएगा। ठीक है, सबसे पुरानी जो प्राचीनतम चट्टानें हैं वो कौन सी हैं आपकी, आर्कियन चट्टानें हैं। उसके बाद है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, तो इन चट्टानों का जो है क्रम भी पता होना चाहिए आपको। सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी है। ठीक है, चट्टानों में आपको किन किन बिंदुओं को याद रखना है, तो चट्टानों में याद रखना है। ठीक है, इनका या प्राचीन है कि सबसे ज़्यादा नवीनतम है। ठीक है, और इनका क्रम क्या है। ठीक है, क्रम का मतलब है किस चट्टान के टूटने से कौन सी चट्टान का निर्माण हुआ है। जैसे आर्कियन क्रम की चट्टान के टूटने से धारवाड़, ठीक है, धारवाड़ के टूटने से कुड़प्पा। ठीक है, इस तरह की चट्टानों का निर्माण हुआ है। कुछ चट्टानें परतों के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, तो परतदार चट्टानें कौन सी हैं, कौन सी चट्टानें जो है ठीक है, जल अवशेषों या जो कहें कि नदियों के द्वारा जो लाए गए अवसाद, उनके जमाव के परिणाम स्वरूप उनका निर्माण हुआ है। तो ऐसी चट्टानें हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें, तो वो आपको जानना है। ठीक है, साथ ही जानना है इन चट्टानों का विस्तार किस किस क्षेत्र में है। ठीक है, विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है, और सभी चट्टानों के प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं। ठीक है, प्रमुख खनिज वगैरह। ठीक है, तो इन बिंदुओं के आधार पर आपको देखना है ना। सबसे प्राचीनतम चट्टान कौन सी है, और वह किस चट्टान की पूर्वज। उसके बाद जो है पैतृक चट्टान है, उनका क्रम क्या है, विस्तार किस किस जिले में या किस किस क्षेत्र में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, और इन चट्टानों से मिलने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं। तो ये बातें आपको जानना है। तो मध्य प्रदेश में जो मुख्य रूप से चट्टानें मिल रही, तो आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना चट्टानें, दक्कन ट्रैप चट्टानें, टर्सरी क्रम की चट्टानें, और है क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। ठीक है, तो ये तो ना के बराबर मिलती हैं क्वाटरनरी। ठीक है, टर्सरी क्रम तक की चट्टानों को जानने का हम, ठीक है, प्रयास करेंगे। ठीक है, अगला, इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, साथ ही उनकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, नदियों में उनकी सहायक नदियाँ भी जानेंगे हम। ठीक है, कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, नदियों में एक बात और जानेंगे हम, कहाँ पे उनका उद्गम होता है, उद्गम। ठीक है, समापन कहाँ होता है, समापन। ठीक है, किस पर्वत से होकर निकलती हैं वो पर्वत। ठीक है, पर्वत भी याद रखना है आपको, जिला भी याद रखना है। ठीक है, तो ये बिंदु, इतने बिंदु याद रखना है आपको नदियों से संबंधित। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, उनकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, समापन कहाँ से होता है, किस पर्वत से निकलती हैं कि किसी पठार से निकलती हैं। ठीक है, ये सब बिंदु याद रखना है। जिला भी याद रखना है, नदियों की लंबाई याद रखना है। ठीक है, नदियों की लंबाई भी पूछ ली जाती है कि मध्य प्रदेश की नदियों को आरोही क्रम में जमाइए, मध्य प्रदेश की नदियों को अवरोही क्रम में जमाइए। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, बढ़ते क्रम और घटते क्रम में। ठीक है, तो वो पता होना चाहिए, कम से कम 5-7 नदियाँ, तो आप 5 नदियाँ तो कम से कम याद ही होना चाहिए। ठीक है, तो वही आरोही अवरोही क्रम वगैरह पता होना चाहिए। और साथ ही आपको पता होना चाहिए पूरब की तरफ बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, जैसे सोन है, जोहिला है। ठीक है, इस तरह की नदियाँ। दक्षिण की तरफ बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं। ठीक है, जैसे पता होगा आपको, पेनगंगा, वेनगंगा, वेनगंगा है, वर्धा है, प्राणहिता है।
ठीक है, तो ये कौन सी नदियाँ हैं? दक्षिण की तरफ बहने वाली। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ तो ताप्ती है, नर्मदा है, माही है। ठीक है, उत्तर की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियाँ तो चंबल नदी है, सोन है। ठीक है, सोन नहीं, सोन वैसे ठीक है उत्तर पूरब की तरफ बहते हुए जाती है। चंबल है, सिंध है, काली सिंध है, ठीक है, बेतवा है। ठीक है, तो इस तरह की नदियाँ हैं। चंबल और उसकी सहायक नदियाँ बोल सकते हैं हम। ठीक है, पार्वती वगैरह है। तो ये दिशाओं के आधार पर भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी नदी पश्चिम की तरफ नहीं बहती है ना, या दक्षिण की तरफ नहीं बहती है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अगला नदियों में ही याद रखना है उनकी सहायक नदियाँ। जैसे अभी पिछले साल 2023 में पूछा था, धशान किसकी सहायक नदी है? ठीक है, या बीना या धशान के बारे में आया था कि बीना या धशान किसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रमुख सहायक नदियाँ उनको पूछ लिया जाता है। तो जैसे तवा नदी का नाम सुना होगा, शिवना नदी का नाम सुना होगा। तो ये जो चर्चित नदियाँ हैं इनको जरूर याद रखें। शिप्रा का नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये सहायक नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? ठीक है, इनका उद्गम कहाँ से होता है? वो किस जिले में जाकर ठीक है मुख्य नदी से मिल जाती हैं। ठीक है, किस जिले में जाकर मुख्य नदी से मिल जाती हैं। ठीक है, तो इतने बिंदु पता होना चाहिए। साथ ही आपको और किन किन बातों का पता होना चाहिए? ठीक है, तो साथ ही आपको पता होना चाहिए, ठीक है, प्रमुख जलप्रपात वगैरह। ठीक है, इन जलप्रपात की ऊंचाई, किस जिले में कौन सा जलप्रपात बनता है? जैसे आपने नाम सुना होगा केवटी जलप्रपात, बहूटी जलप्रपात, चचाई जलप्रपात, धुआंधार। ठीक है, सहस्त्रधारा। ठीक है, तो इस तरह के जलप्रपात, तो मध्य प्रदेश के जो जितने भी प्रमुख जलप्रपात हैं, ठीक है, सभी प्रमुख जलप्रपात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जलप्रपात में किन किन बातों को पता होना चाहिए आपको? वह किस जिले में है, किस नदी पर बन रहे हैं, उसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, सभी की ऊंचाई याद नहीं रखना है। जो प्रमुख जलप्रपात है, जो सबसे ज़्यादा ऊंचे, जैसे 3 या 4 जो सबसे ज़्यादा ऊंचे हैं उनकी ऊंचाई याद रख लो आप। ठीक है, जो प्रमुख जलप्रपात जैसे भेड़ाघाट वाला जो जलप्रपात, धुआंधार वाला जलप्रपात है, ठीक है, तो उसका ना उसकी ऊंचाई याद रख लो। जो सहस्त्रधारा जलप्रपात है उसकी ऊंचाई याद रख लो। ठीक है, और इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे जलप्रपात हैं उनकी ऊंचाई याद रख लिया आप। ठीक है, तो ये इतना याद रखना है आपको कि जलप्रपात कौन कौन सी है प्रमुख, किस नदी पर है, किस जिले में स्थित है, उनकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला इसके बाद अगला बिंदु है मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। ठीक है, तो नदी घाटी परियोजनाओं में आपको किन किन बातों को याद रखना है कि प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ठीक है, सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ठीक है, नवीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ठीक है, तो इन बिंदुओं को याद रखना है। साथ ही याद रखना है आपको इन नदियों के साथ, इन परियोजनाओं के साथ किस राज्य के सहयोग से परियोजनाएं चल रही है। जैसे आपने सोन नदी पे जितने भी परियोजनाएं चल रही हैं, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजनाएं हैं। ठीक है, चंबल नदी पे जो परियोजनाएं चल रही हैं वो चल रही हैं हमारी मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजनाएं। ठीक है, बेतवा नदी पे जो परियोजनाएं चल रही हैं वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजनाएं, तो उन बिंदुओं को भी आपको देखना है। ठीक है, आगे इसी में अगला टॉपिक रहने वाला है मध्य प्रदेश की प्रमुख झीलें और तालाब। ठीक है, तो कौन कौन सी झीलें हैं, झीलों का शहर किसको कहा जाता है। ठीक है, कौन सी झील चर्चा में रही, करंट अफेयर्स से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और तालाब वगैरह। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश में मिट्टियाँ। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियाँ मिलती हैं? तो मिट्टियों के प्रकार, ठीक है, कितने प्रकार की मिट्टियाँ मिलती हैं। ठीक है, कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। ठीक है, कितने प्रकार की मिट्टी मिलती है, कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो ये बिंदु याद रखना आपको, कहाँ पाई जाती है। ठीक है, उस मिट्टी की समस्या क्या है। ठीक है, मिट्टी की समस्या क्या क्या है। ठीक है, समस्या के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं, तो सरकारी प्रयास या योजना वगैरह। ठीक है, इतने बिंदु याद रखना है। तो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 5 प्रकार की मिट्टी मिलती है। जैसे काली मिट्टी, तो काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? ठीक है, पता होगा आपको, ज्वालामुखी क्रिया के कारण, है ना। उसका विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो साथ में आपको याद रखना है कि उस मिट्टी का विस्तार किस पठार में या किन किन जिलों में पाया जाता है। ठीक है, जैसे जलोढ़ मिट्टी है तो इसमें भी आपको याद रखना है कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है और यह किस फसल के लिए उपयोगी है। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में किस फसल के लिए उपयोगी है। तो जैसे जलोढ़ मिट्टी मध्य प्रदेश में, उत्तरी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, और जलोढ़ मिट्टी जो है वैसे तो होती है गन्ना और धान के लिए,
लेकिन मध्य प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र है, तो वहाँ गन्ना और धान की खेती तो इतनी अच्छी नहीं हो पाती है, लेकिन सरसों और गेहूँ वगैरह के लिए ये मिट्टी बहुत ज़्यादा उपयोगी है मध्य प्रदेश में। ठीक है, साथ ही मिश्रित मिट्टी, तो मिश्रित मिट्टी इसका निर्माण कैसे हुआ है, कौन-कौन सी मृदाएँ इसमें मिली हुई हैं, ये पता होना चाहिए। इसका विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है और इस मिट्टी में कौन-कौन सी फसलें मध्य प्रदेश में होती है, इन बिंदुओं को जानेंगे। ठीक है, साथ ही ये भी हम जान लेंगे, ठीक है, लाल पीली मिट्टी में भी वही विस्तार कहाँ पे है, किस प्रकार की मिट्टी किस प्रकार की फसलें हो रही हैं। ठीक है, लैटेराइट में भी वही है। ठीक है, साथ ही आपको इसमें एक पॉइंट और जानना है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मृदा कौन सी है, सबसे छोटी मृदा कौन सी है, तो इनका आरोही और अवरोही क्रम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, आगे इसी में हमने बताया आपको जैसे मिट्टी की कौन कौन सी समस्याएं हैं। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए मृदा अवक्षरण क्या होता है। ठीक है, मृदा अपक्षय क्या होता है। ठीक है, मृदा अपक्षय क्या है। ठीक है, इस प्रकार की शब्दावली पता होना चाहिए, तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। साथ ही मृदा इसके उपचार के लिए क्या अपनाया जाता है, जैसे अम्लीय मृदा के उपचार उपचार के लिए हम चूने का प्रयोग करते हैं, क्षारीय मृदा के उपचार के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। तो वैसे ही मृदा उपचार क्या है और किस प्रकार की मृदा के उपचार के लिए किस प्रकार के पैरामीटर्स या उपकरणों का यूज़ किया जाता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, साथ ही सरकारी प्रयासों को जानने का कोशिश की जाएगी। ठीक है, और कौन सी जो मिट्टी है वो किस फसल के लिए उपयोगी है, तो ये भी हम देखेंगे। यहीं से आपका जो फसलों वाला टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं मध्य प्रदेश में कृषि। तो मध्य प्रदेश में कृषि को कितने भागों में बांटा गया है, कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं, कृषि फसल प्रदेश कितने हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे। जैसे फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश में जो है 5 फसल चक्र हैं। ठीक है, गेहूँ का फसल चक्र है, गेहूँ ज्वार का फसल चक्र है। ठीक है, यहीं बता दे रहे हैं हम आपको गेहूँ का। ठीक है, जैसे जो हमारा मध्य प्रदेश है, ठीक है, ये देखिए मध्य प्रदेश है हमारा। ठीक है, तो इसमें 5 प्रकार के फसल चक्र हैं। ठीक है, ये आपको एमपी दिख रहा होगा, इसमें 5 प्रकार के फसल चक्र हैं। जो बीच वाला हमारा मध्य प्रदेश है, इसको कहा जाता है गेहूँ। गेहूँ का फसल चक्र मतलब गेहूँ सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है। ये जो पूर्वी मध्य प्रदेश है हमारा, इसको कहा जाता है चावल का क्षेत्र। ठीक है, तो बीच वाला है गेहूँ का प्रदेश या गेहूँ का क्षेत्र। ठीक है, पूरब वाला है चावल का प्रदेश, उत्तर वाला है हमारा गेहूँ और चावल का प्रदेश। ठीक है, पश्चिम वाला जो है ये वाला है गेहूँ और कपास का क्षेत्र, गेहूँ और कपास। ठीक है, ये वाला है हमारा गेहूँ और ज्वार का क्षेत्र। ठीक है, और ये जो पूर्वी मध्य प्रदेश, ये वाला जो मध्य प्रदेश हमारा बच गया, ये वाला है चावल और गेहूँ का क्षेत्र, गेहूँ प्लस चावल का क्षेत्र। ठीक है, तो फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में, है ना। कौन कौन से फसल क्षेत्र कहाँ पर है, इन बिंदुओं को जानेंगे। साथ ही जानेंगे कृषि जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। तो कृषि जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 11 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से फसल कौन कौन से कृषि जलवायु क्षेत्र कहाँ पर हैं, इनको हम ठीक है विस्तार से देखेंगे जब हम मध्य प्रदेश की कृषि देखेंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है हमारा फसल तथा उसका वर्गीकरण। ठीक है, तो फसलों का जो है वर्गीकरण 3 भागों में बाँट कर हम देखते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से कितने भागों में बाँटा जाता है, 3 भागों में बाँटा जाता है। पहला जो है रबी की फसल, ठीक है, दूसरा है खरीफ की फसल और तीसरा है जायद की फसल। ठीक है, तो रबी की फसलें ऐसी फसलों को कहा जाता है जिनकी बुआई अक्टूबर और नवंबर के महीने में हो जाती है तथा कटाई फरवरी मार्च या मार्च अप्रैल के महीने में होती है। ठीक है, तो बुआई ठंड के समय अक्टूबर और नवंबर के महीने में, कटाई फरवरी मार्च या अप्रैल के समय होती है। ऐसी फसलों को कहा जाता है रबी की फसलें। तो रबी की फसलें इनकी एक तो पता होना चाहिए आपकी बुआई कब होती है। ठीक है, बुआई कटाई। ठीक है, प्रमुख रबी की फसलों के नाम पता होना चाहिए, प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं और उनका क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, तो इन बिंदुओं को आपको पता होना चाहिए। बुआई कब होती है, कटाई कब होती है, कौन कौन सी फसलें हैं जो मध्य प्रदेश में होती हैं, प्रमुख फसलें पता होना चाहिए और उनसे संबंधित जिला पता होना चाहिए। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे नर्मदापुरम या होशंगाबाद मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला जिला है। ठीक है, सोयाबीन जो कि खरीफ की फसल है। ठीक है, रबी की फसल गेहूं बता दी, जैसे उदाहरण के लिए खरीफ की फसल क्या है, सोयाबीन। तो सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उज्जैन में। ठीक है, तो इस तरह के उदाहरण आपको पता होना चाहिए या प्रमुख जो फसल उत्पादन करने वाले ज़िले हैं, उनके बारे में
जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो खरीफ की फसलों की बुआई कब होती है? तो इनकी बुआई होती है जून जुलाई के महीने में, और सितंबर अक्टूबर के महीने में काट ली जाती हैं इनको। ठीक है, जायद की फसलें कौन सी हैं? तो ये गर्मी में मार्च अप्रैल के समय बोली जाती हैं, और मई जून के समय इनको काट लिया जाता है। तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा वगैरह ये इसमें आता है। ठीक है, इनके प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से हैं वो पता होना चाहिए। फसल संबंधी रोग, ठीक है, ठीक है, फसलों को प्रभावित करने वाले जो रोग हैं, या किस ठीक है, फसल विशेष को कोई रोग लगता है तो उसको हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे, और उनको दूर करने के लिए या कृषकों की मदद के लिए सरकार किन किन प्रकार की योजनाओं को ला रही है, या कौन कौन सी योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तथा भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। ठीक है, चाहे वो सिंचाई वाली हों, है ना, या किसी भी प्रकार की जो कृषकों से संबंधित हों, तो इनको यहाँ पर हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगला है मध्य प्रदेश में बागवानी कृषि। तो बागवानी कृषि में, ठीक है, बागवानी कृषि में आप जानेंगे जैसे आम है, आंवला है, तम्बाकू है, ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सब इसमें आ जाएंगी। मसाले वगैरह हैं, ठीक है, सब्जी एवं मसाले वगैरह हैं। तो ये भी हमको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में किस प्रकार की बागवानी की जाती है। ठीक है, कहाँ पर तम्बाकू की खेती होती है, कहाँ पर आम वगैरह, ठीक है, का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उस तरह की चीज़ें पता होना चाहिए। मसाले मध्य प्रदेश में किस किस प्रकार के मसाले होते हैं, और कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर सर्वाधिक मसाले होते हैं। मसालों के उत्पादन करने के लिए किस प्रकार की जलवायु की ज़रूरत होती है, किस मिट्टी में सबसे ज़्यादा मसाले होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को जानेंगे हम। ठीक है, साथ ही जानेंगे मध्य प्रदेश में झूम कृषि। ठीक है, झूम कृषि क्या है? तो इसी को स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है, या शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, किसी स्थान विशेष पर जो पेड़ वगैरह लगे होते हैं उनको काट दिया जाता है, और 1-2 साल वहाँ पर खेती की जाती है जब तक उपज हो रही है। उसके बाद उस स्थान को छोड़ दिया जाता है, और यही प्रक्रिया दूसरे स्थान पर अपनाई जाती है, और ये लगातार चलती रहती है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, कृषकों द्वारा स्थान को बदल-बदल कर खेती की जाए, ऐसी कृषि कहलाती है आपकी झूम कृषि या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये मुख्य रूप से जनजातियों द्वारा की जाने वाली कृषि है। तो इसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार की जनजाति द्वारा कौन-सी कृषि की जाती है। जैसे दाजिया या दाहिया कृषि का नाम सुना होगा आपने, भील जनजाति द्वारा की जाती है। ठीक है, बेवार या पोंडू, ठीक है, ये गोंड जनजाति द्वारा की जाने वाली झूम कृषि है। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होना चाहिए, इनको हम यहाँ यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, साथ ही जो महत्वपूर्ण कृषि अनुसंधान केंद्र वगैरह हैं, संस्थान हैं, उनको जानने का प्रयास करेंगे। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ठीक है, ठीक है, आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? गेहूँ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश में कौन-कौन से जो जो भी महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र हैं, उनको यहाँ पर हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको देखेंगे, और जितने परीक्षाओं में जो बार-बार पूछे जाते हैं उनको हम पहले कराएँगे। ठीक है, साथ ही अगला है मध्य प्रदेश में पशुधन। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। पशु गणना के बारे में पता होना चाहिए कि पहली पशु गणना कब हुई। ठीक है, इसमें पता होना चाहिए आपको पहली पशु गणना कब हुई। ठीक है, अभी जो वर्तमान में पशु गणना हुई थी वह कौन-सी है? ठीक है, तो वर्तमान वाली कौन-सी है? ठीक है, इस पशु गणना के अनुसार, ठीक है, सर्वाधिक पशु किस क्षेत्र में है? मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में, पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में। ठीक है, सर्वाधिक गौ वंश कहाँ पर है? इस तरह की चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो ये बिंदु हम जानेंगे, इन बिंदुओं को पशु गणना में देखेंगे। ठीक है, साथ ही पशुओं की कौन-कौन सी नस्लें, प्रजातियाँ मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है, इनको जानने का प्रयास करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए कड़कनाथ मुर्गा का नाम सुना होगा आपने, जो झाबुआ में विशेष रूप से पाया जाता है। ठीक है, प्रमुख पशु उत्पादक जिले। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख पशु उत्पाद कौन-कौन से हैं और उनका उत्पादन, ठीक है, कौन से जिले द्वारा किया जाता है? जैसे सर्वाधिक अंडे या मांस का उत्पादन किस जिले द्वारा होता है? सर्वाधिक दूध का उत्पादन मध्य प्रदेश में कौन-सा जिला करता है? ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ऊन किस जिले में उत्पादित होता है? ठीक है, इस तरह की बातें आपको यहाँ पर देखना होगी। ठीक है, साथ ही पशुओं में होने वाले प्रमुख रोग, जैसे रानीखेत आपने नाम सुना होगा, ठीक है, मुर्गी में होने वाला रोग है। ठीक है, लंपी रोग का नाम सुना होगा, गाय को होने वाला रोग है। ठीक है, इस तरह के जो प्रमुख रोग हैं, जो बार-बार परीक्षाओं में आते हैं, तो उनको जानेंगे। ठीक है, और उनके उपचार के लिए अगर कोई वैक्सीन वगैरह हाल ही में चर्चा में रहा है तो उसको भी जानेंगे। ठीक है, साथ ही पशुधन तथा उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं, ठीक है, उनको भी जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के भूगोल में ये प्रमुख टॉपिक रहने वाले हैं। अगला जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश में वन
संसाधन। ठीक है, तो वन संसाधनों से यहाँ तो लगातार प्रश्न बनते हैं। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, प्रतिवर्ष परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, खासतौर पर एमपीपीएससी द्वारा। ठीक है, व्यापन तो पूछते ही है। ठीक है, वर्गीकरण इनका देखेंगे हम। ठीक है, जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, प्रशासन के आधार पर, ठीक है, प्रजातियों के आधार पर, ठीक है, प्रादेशिक आधार पर और वन विभाग के आधार पर। साथ ही में हाल ही में जो वन रिपोर्ट आई है वो देखना है हमको, और देखना है सरकार द्वारा वनों से संबंधित जो महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं। ठीक है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं तो उनको जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे जलवायु के आधार पर जो वनों का वर्गीकरण है। ठीक है, तो जलवायु के आधार पर 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, कौन कौन से वन पाए जाते हैं तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं जलवायु के आधार पर, तो उसको जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, प्रशासन के आधार पर भी 3 प्रकार के वन हैं, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। ठीक है, आरक्षित वन वो हैं, ठीक है, जिनको जिनको सरकार को जो है कठोर नियंत्रण में रखा जाता है, और जहाँ पर ना ही चारा काटना, ठीक है, ना ही लकड़ी बीनना, इस तरह की गतिविधियाँ ही बिल्कुल वर्जित होती हैं। ठीक है, तो उसको यहाँ पर जानेंगे। तो प्रशासन के आधार पर 3 प्रकार के वन हैं, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। ठीक है, प्रजाति के आधार पर 3 प्रकार के वन हैं मध्य प्रदेश में, मुख्य रूप से साल के वन, सागौन के वन और बांस वगैरह। ठीक है, मिश्रित वन बोल दें हम, तो साल और सागौन मुख्य रूप से है। मध्य प्रदेश के कुल जो वन वृक्ष वगैरह हैं उसमें 19 या 20% जो वन है वो सागौन के वन पाए जाते हैं, और साल के वन हैं 4%, और अन्य जितने भी बच गए वो सब मिश्रित वनों के अंतर्गत आ जाते हैं। तो उसमें भी मुख्य रूप से जो हमारा, ठीक है, बांस है वो आता है। ठीक है, साथ ही इसके बाद हम जानेंगे प्रादेशिक आधार पर। ठीक है, तो प्रादेशिक आधार पर आप जानेंगे जो हमारा सतपुड़ा मैकल वाली जो बेल्ट है उसको देखेंगे हम, विंध्याचल वाली जो बेल्ट है उसको देखेंगे, और जो उत्तरी क्षेत्र है हमारा, ठीक है, मुरैना शिवपुरी का पठार जो है या मध्य भारत का पठार है उसको देखेंगे। तो प्रादेशिक आधार पर भी, ठीक है, 3-4 भागों में जो है बांट के देखा देखा जाएगा। साथ ही वन विभाग के आधार पर जो वनों का वर्गीकरण है वो भी 3 भागों में है, सघन वन, विरले वन और अति सघन वन। ठीक है, सघन वन मतलब घने वन, विरले वन और अति सघन वन। ठीक है, मध्यम सघन और विरले वन, इस तरह के जो है वर्गीकरण है, तो इनको हम जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, ठीक है, ये जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, संख्या मतलब पहला मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान कौन है, ठीक है, हाल ही में कौन सा बना है, ठीक है, तो नवीनतम कौन सा है, ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, इन राष्ट्रीय उद्यानों का गठन कब हुआ, ठीक है, कब इनको जो है टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया, मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं, कब कब इनको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया। ठीक है, इनका विस्तार किस किस जिले में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, वहाँ से कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो ये बिंदु पता होना चाहिए। प्रत्येक राष्ट्रीय उद्यान में या अभ्यारण्य में किस प्रकार के प्रमुख पशु पाए जाते हैं, है ना, वो पता होना चाहिए। ठीक है, साथ ही उनका महत्व की जानकारी होना चाहिए। क्या कोई राष्ट्रीय उद्यान किसी ऐतिहासिक घटना से जुड़ा हुआ है ना, कोई ऐतिहासिक कहानी है उसके पीछे की, पर्यावरणीय महत्व है, ठीक है, आर्थिक महत्व है और सांस्कृतिक महत्व है। तो इन पहलुओं को भी हमारा कोई राष्ट्रीय उद्यान समाहित करता है, तो उनको यहाँ पर हम जानने का प्रयास करेंगे। ये 4-5 बिंदु हैं, ऐतिहासिक भूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, पर्यावरणीय, आर्थिक और सांस्कृतिक। ठीक है, तो ये बिंदु हैं। ठीक है, साथ ही है मध्य प्रदेश में जैव आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, जिसमें 3 मुख्य रूप से 3 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, पचमढ़ी, अमरकंटक अचानक मार्ग और पन्ना पन्ना जैव आरक्षित क्षेत्र। तो इनको कब कब जो है स्थापित किया गया, यूनेस्को द्वारा कब इनको विश्व ठीक है अपनी जो हेरिटेज सूची है उसमें शामिल किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, साथ ही पता होना चाहिए वनों से संबंधित प्रमुख अधिनियम कौन कौन से हैं, जैसे वन अधिनियम, वन्य जीव अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, इस प्रकार के जितने भी अधिनियम हैं, ठीक है, वह भारत सरकार द्वारा, ठीक है, कब लाए गए, ठीक है, तथा मध्य प्रदेश में उनको कब लागू किया गया। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव तथा पक्षी वगैरह ये पता होना चाहिए। ठीक है, अगला बिंदु है मध्य प्रदेश में जलवायु। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जलवायु, किस प्रकार की जलवायु है मध्य प्रदेश की जलवायु,
ठीक है, मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं? ठीक है, जैसे कर्क रेखा है, समुद्र से दूरी है, ठीक है, घाटी वाला क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, इस तरह के कारक हम देखेंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख जलवायु क्षेत्र कौन-कौन से हैं? ठीक है, मध्य प्रदेश में वर्षा तथा तापमान का वितरण, ठीक है, मध्य प्रदेश का कौन-सा हिस्सा है जहाँ सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, सर्वाधिक ठंड पड़ती है? उत्तर से दक्षिण जाने पर मध्य प्रदेश में तापमान का वितरण में किस प्रकार का प्रभाव होता है? पूरब से पश्चिम जाने पर मध्य प्रदेश में जो है वर्षा की परिवर्तनीयता क्या होती है? बढ़ती है, घटती है? ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको यहाँ जानेंगे हम। ठीक है, साथ ही जलवायु परिवर्तन एवं मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में अगर जलवायु परिवर्तन को लेकर कोई एनजीओ एक्टिव है या सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं, ठीक है, या ठीक है, जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें इस प्रकार का कोई परिवर्तन किया गया है जो मध्य प्रदेश सरकार की पहल है, तो उसको भी यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, आखिरी टॉपिक जो है हमारा मध्य प्रदेश का परिवहन, ठीक है, तो परिवहन जो है ज्योग्राफी और जो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है दोनों में आता है, तो किसी में भी हम इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार के परिवहन जानना है, आपको देखना है। पहला है सड़क परिवहन, दूसरा है रेल परिवहन और तीसरा है वायु परिवहन। ठीक है, सड़क है, रेल है और है वायु। ठीक है, तो 3 प्रकार का परिवहन देखना है। सड़क परिवहन में आपको देखना है मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन-सा है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन-सा है, मध्य प्रदेश से कौन-कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग होकर जाते हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश में कितने राजकीय राजमार्ग हैं, सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग, सबसे छोटा राजकीय राजमार्ग, मध्य प्रदेश की राजधानी से होकर जाने वाले प्रमुख राजकीय राजमार्ग पता होना चाहिए। ठीक है, साथ ही जो जिला मार्ग हैं वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे हम ठीक है, रेलवे या रेल परिवहन, तो मध्य प्रदेश में कौन-कौन से प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं, ठीक है, कौन-कौन से रेलवे जंक्शन हैं, ठीक है, रेल की कौन-कौन सी फैक्ट्रियाँ हैं, जैसे स्लीपर निर्माण के लिए कौन सी फैक्ट्री सरकार ने डाली है, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, ठीक है, रेल स्प्रिंग कारखाना कहाँ पर है, इस तरह की चीज़ें हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, साथ ही रेलवे के कार्यालय जैसे जो डब्ल्यूसीआर का मुख्यालय है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे का जो ज़ोन है, वो कौन-सा है, जबलपुर है। ठीक है, इसके अलावा रेल सेवा आयोग कहाँ पर है, भोपाल में है। ठीक है, तो और इस तरह के जो भी कार्यालय हैं उनको हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आखिरी जो बिंदु है वो है मध्य प्रदेश के प्रमुख एयरपोर्ट कौन-कौन से हैं, कौन-कौन से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन-सा है। ठीक है, हाल ही में सरकार द्वारा अगर किसी हवाई अड्डे पर कोई योजना वगैरह लागू की गई है तो उसको जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही कौन-कौन से करंट वगैरह जैसे चीज़ें हैं, ठीक है, सोलर सिस्टम से संचालित या हरित ऊर्जा से चलने वाला ठीक है, वायु अड्डा कौन-सा है, तो इस प्रकार की चीज़ों को हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, और साथ ही अन्य जो तथ्य हैं, जो समसामयिक कुछ ठीक है, प्रोजेक्ट सरकार द्वारा चल रहे हैं, जैसे नर्मदा एक्सप्रेस वे, चंबल एक्सप्रेस वे, ठीक है, दिल्ली मुंबई गलियारा, ठीक है, और जो अन्य योजनाएँ हैं जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज तथा अमृत योजनाएँ हैं। ठीक है, तो इन बिंदुओं को भी हम जानेंगे। ठीक है, नर्मदा एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है, या किन-किन जिलों से होकर जाता है। ठीक है, वैसे चंबल एक्सप्रेस वे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका जो पूरा सिलेबस है, ठीक है, उसको पूरा हमने डिकोड करके बता दिया है। ठीक है, कि किन-किन बिंदुओं के आधार पर हमको पढ़ना है। ठीक है, तो कुल मिला के जो है आपके 3 और 3 6 7 3 9 4 13, ठीक है, 13 से 14 टॉपिक हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश के भूगोल की। ठीक है, तो लगभग जो है 15 क्लास में 15 या 12 से 15 क्लास में मध्य प्रदेश का भूगोल हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल संभवी आईएएस से, ठीक है, जिसमें हम आपको पूरा मध्य प्रदेश का भूगोल, ठीक है, इसके बाद हम मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, उसके बाद मध्य प्रदेश में कला एवं संस्कृति, ठीक है, साथ ही उसके बाद जितने भी मध्य प्रदेश से चर्चित व्यक्तित्व हैं और अन्य वन लाइनर तथ्य हैं उनको भी लेकर आएँगे, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी होंगे। जो आने वाली भावी परीक्षाओं, चाहे वो एमपी कांस्टेबल हो, एमपी एसआई हो, एमपीपीएससी 2026 हो, एमपी सेट हो, और उसके अलावा अन्य जितनी भी परीक्षाएँ हैं जिनमें मध्य प्रदेश से प्रश्न आ रहे हैं, तो यहाँ पर जितने भी आपसे जितने भी चीज़ें कराई जाएँगी, ऐसा मान लीजिए अगर 100 प्रश्न आते हैं, अगर 90 हमने यहाँ पे कराए हैं तो 90 आपके सही होंगे। तो उसके लिए आपको संभवी आईएएस चैनल से जुड़ना होगा, वीडियो को शेयर करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।